अब से पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि रोजगार तथा आय के प्रतिष्ठित सिद्धांत में विभिन्न जो संतुलन की स्थितियां हैं वो किस तरीके से तय की जाती हैं। और आज हम ये देखेंगे कि जो सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया था वो उसकी आलोचना क्यों की गई, उसके क्या क्या कारण थे और किसने उसकी आलोचना की थी। तो जब प्रतिष्ठित सिद्धांत था तो 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। तो तब से लेकर अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठित सिद्धांत लंबे अरसे तक प्रचलन में रहे थे। किंतु जब 1930 में जब पूरे विश्व या वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मंदी का सामना किया तो उस समय कीन्स ने अपनी किताब जनरल थ्योरी यानी सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत क्लासिकल जो थॉट्स हैं उनकी आलोचना की। और उनकी आलोचना करने की वजह थी कि जो 1930 की मंदी थी वहाँ पर जो प्रतिष्ठित सिद्धांत के या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दिए हुए विचार थे वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो मुख्य बातें जो उनके द्वारा कही गई थी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहेगा, अति उत्पादन की समस्या कभी भी पैदा नहीं होगी, या जैसा JB का नियम है उस पर उनकी आस्था थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई। बहुत बेरोजगारी फैली और अति उत्पादन जैसी समस्याएं सामने आई। तो ऐसी स्थिति में कीन्स ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कुछ नए कंसेप्ट्स, नए अवधारणा दिया। तो जो सबसे पहली बात कही वो थी कि से का नियम दोषपूर्ण है। तो से का नियम क्या है ये मैंने आपको पिछली क्लास में डाला था, वो आप वापस एक बार चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन से का नियम दोषपूर्ण क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि JB कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती। लेकिन कीन्स की विचारधारा है कि ऐसा संभव नहीं है या ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमेशा ही अर्थव्यवस्था में संतुलन रहे या अति उत्पादन न हो ये नहीं होगा। उन्होंने कीन्स ने कहा कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है। यानी अगर मांग है अर्थव्यवस्था में, यानी उन्होंने जिस तरीके से ने पूर्ति पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया, कीन्स ने किसे कहा, मांग को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यदि मांग है किसी भी चीज़ की तो उस चीज़ का उत्पादन स्वतः ही हो जाएगा। मांग होने का मतलब है कि यदि कीमत चुकाए जाने को तैयार हैं उपभोक्ता, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रोडक्शन हो जाता है। दूसरी बात करते हैं कीन्स, मजदूरी की दरों में कमी करना रोजगार को लाने का या बेरोजगारी को दूर करने का हल या उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि कुछ तो आप मान लीजिए उस समय का जो अवधारणा थी, कहीं ना कहीं मार्क्स का थ्योरी था, वो मजदूरी को नीचे गिरने नहीं देना चाह रहा था। श्रम संघों का उदय भी इन बिटवीन हो रहा था। पर कीन्स ने एक बात कही कि यदि हम मजदूरी की दरों में कमी करेंगे, यानी मजदूरी क्या है, एक तरीके से उत्पादन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन श्रम की आय है। तो यदि हमने मजदूरी में कमी करी तो श्रम की आय क्या हो जाएगी, कम। अब उसकी आय यदि कम हुई तो ऐसी स्थिति में वो मांग क्या करेगा, कम करेगा। कोई भी श्रमिक की मजदूरी कम होगी तो वो वस्तुओं की और सेवाओं की मांग अर्थव्यवस्था में क्या करेगा, कम करेगा। तो जैसे ही मांग में कमी होगी तो वैसे ही उत्पादन क्या हो जाएगा, कम होगा। और कम उत्पादन होने पर वापस बेरोजगारी की स्थितियाँ आ जाएगी। तो ऐसे में कीन्स कहते हैं कि मजदूरी की दरों में कमी करके अगर हम ये सोचें कि हमको बेरोजगारी का समाधान मिल जाएगा तो ये वास्तव में संभव नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो पूर्ण रोजगार है। तो सरकारी हस्तक्षेप कीन्स ज़रूरी मानते थे, जहाँ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं है या नहीं होना
चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप को वो मानते नहीं है। जबकि कीन्स बिल्कुल अलग बात कहते हैं। उनका कहना है कि यदि हम बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुसार मौद्रिक नीतियाँ और राजकोषीय नीतियाँ जो कि वास्तव में अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करती हैं या वो बदलाव ला सकती हैं चीज़ों में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनके माध्यम से ही सरकारी तंत्र हस्तक्षेप के द्वारा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में रोजगार को प्रमोट करता है। और इन दिनों अर्थव्यवस्थाओं में आप देखें तो सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है बेरोजगारी को दूर करने में। पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है। पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है, नहीं, वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता कभी भी कहीं भी नहीं पाई जाती। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, जो अपूर्ण प्रतियोगिता है वो फिर भी हमको देखने को मिलती है, एकाधिकार भी देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियाँ बिल्कुल ही अव्यावहारिक होती हैं। नेक्स्ट जो बात केन्स करते हैं वो है वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र अलग अलग। इससे पहले के वीडियो आप देखिए ध्यान से, मैंने जो भी डायग्राम्स आपको बना के बताया है उसमें हमने देखा है कि वास्तविक चर क्या है, बिल्कुल अलग है, मौद्रिक चर क्या है, बिल्कुल अलग हैं। और जो सबसे अलग बात ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि वास्तविक तत्व तो मौद्रिक को प्रभावित करते हैं किंतु मौद्रिक वास्तविक को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन कीन्स का मानना है कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। मौद्रिक क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र आपस में बिल्कुल बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से वास्तविक परिवर्तन का या वास्तविक उत्पादन, आय, रोजगार में परिवर्तन का असर मौद्रिक क्षेत्र पर पड़ता है, ठीक वैसे ही यदि हम मुद्रा की पूर्ति, कीमतों और या इस तरीके की चीज़ों में या मौद्रिक नीति के माध्यम से परिवर्तन करते हैं तो ये डेफिनेटली अर्थव्यवस्था की वास्तविक चरों और वास्तविक तत्वों को भी प्रभावित करता है। और अंत हम ये इसमें एक समझ सकते हैं, एक और पॉइंट आपका, कि पूर्ण रोजगार के स्थान पर जो संतुलन है वो अपूर्ण और अल्प रोजगार की स्थिति में ही हमें मिल सकता है। यानी जो वास्तविक स्थितियां हैं, आप आज भी अपने चारों तरफ आप पढ़ते होंगे अगर थोड़ा बहुत, तो आप किसी भी इकोनॉमी को देखिए, पूर्ण रोजगार जैसी स्थितियां नहीं होती हैं। सामान्यतः क्या पाया जाता है, अपूर्ण रोजगार, यानी जितने लोगों को काम की ज़रूरत है सभी को काम देना संभव नहीं है। तो जो संतुलन की बात जहां हम करते हैं कि पूर्ण रोजगार बहुत ही सामान्य स्थिति है या सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ऐसा वास्तव में नहीं पाया जाता है। और पूर्ण रोजगार के स्थान पर अपूर्ण रोजगार की स्थिति को ही कीन्स ने क्या माना है, सामान्य माना है। और ऐसा इसलिए भी माना है क्योंकि कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, रोजगार का स्तर किस पर कीन्स निर्भर मानते हैं, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंदी और अर्थव्यवस्था में मंदी और तेजी के बीच में प्रभावपूर्ण मांग का हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पर रहना संभव नहीं होता है। तो इस तरीके से कीन्स ने रोजगार और आय के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की है और नई, जिसे कहते हैं, इन सब से के अलावा नया कंसेप्ट दिया है जिसको कि हम आगे चलकर कीन्स के आय और रोजगार के निर्धारण के कीन्स के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि उत्पादन और रोजगार किस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं। तो आज आपका ये वाला चैप्टर क्लासिकल का या प्रतिष्ठित सिद्धांतों का, इनकी आलोचना, तो इससे पहले जितने भी मैंने दो पांच वीडियो आप लोगों के लिए डाले हैं क्लासिकल उसके ऊपर, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कंटिन्यूस उन्हें एक के बाद एक देखें ताकि आप उस अवधारणा को पूरी तरीके से समझ पाएँ। और साथ ही इस आलोचनाओं को और इनकी मान्यताओं को, थ्योरेटिकल आपको दो ही प्रश्न बनते हैं कि मान्यताएं क्या हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत की और आलोचनाएं किसने की है, क्या की है, किस आधार पर की है। और उसके अलावा जो कुछ डायग्राम्स मैंने आपको बताए थे पिछली क्लासेस में वो आप समझने की कोशिश करें। और पीडीएफ इससे संबंधित डिटेल में पीडीएफ में आप लोगों के लिए उस पर डाल दूँगी। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।